कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल की ओर, अभी तो पड़ा है मेज एक पन्ना, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ ही मैं मोनू चौधरी, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे जो भूगोल क्लास 12th का जो है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि हमारे भूगोल में हम भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, और इसी के अंदर आज हम मानव बस्तियां जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज उसका पहला लेक्चर है। आप सोच रहे होंगे कि हमारी किताब, किसी के पास अगर पुराने वाली किताब है तो वो सोच रहा होगा कि अचानक से जो पहला चैप्टर है उसके बाद 2-3 चैप्टर बीच में और आ रहे थे, और ये जो चैप्टर है 4 नंबर पे था, सर इसको 2 नंबर पे कैसे बता रहे हैं? क्योंकि दोनों चैप्टर बीच वाले हट चुके हैं, इसलिए जो ये 4 नंबर पर था ये सीधा ही दूसरे नंबर पर आ गया। तो मानव बस्तियां अब हमारा दूसरा चैप्टर है। आपका बार बार एक कमेंट आ रहा था मेरे पास कि सर बताइए सिलेबस क्या रहा, क्या हटा, तो इस पे जरूर डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम पूरी तरह से इस चीज़ में लगे हुए हैं कि आपको अब उस बुक के अंदर एक चैप्टर हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, लेकिन इस बुक में आपको वही कराया जा रहा है जो आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा अभी चलती क्लास में मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो आधे से ज़्यादा बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे, ना ये बात सब तक पहुंच पाएगी, इसलिए एक शॉर्ट के माध्यम से या अलग वीडियो के माध्यम से ये काम आपका मैं जरूर करूंगा। तो आज से हम इस नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो बड़ी ही मस्ती के साथ दमदार तरीके से क्लास में क्लास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। मानव बस्तियां चैप्टर बड़ा सिंपल है, बस इसे समझना आना चाहिए, या फिर इसको कैसे बारीकी से हम जान पाए ये पता करना, इसमें रटने का कोई भी फैक्टर नहीं है। तो हम समझते हैं और एक एक चीज़ को शुरू करते हैं। देखिएगा आप लोग, मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे कि मानव बस्ती क्या होती है, कैसे काम करती है, बस्ती के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी बस्तियां कितने प्रकार की होती है। ज़्यादा गुच्छा बना के लोग रह रहे हैं तो वो गुच्छित बस्ती होगी। ऐसे ही हम 4-5 प्रकारों की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम ग्रामीण नगरीय बस्तियों की बात करेंगे, यानी गांव के अंदर जो बस्ती होती है वो ग्रामीण बस्ती होती है। नगर यानी शहर में जो बस्ती होती है वो शहर की बस्ती होती है। तो ग्रामीण और नगरीय जो बस्तियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और दोनों में क्या अंतर है, उनमें से ढेर सारी चीज़ों को तो आप जानते हैं, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं और जो अभी अभी पैराशूटिंग लैंडिंग करके आए हैं उनको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी कम पता है, तो मैं सारी चीज़ इसमें बताने वाला हूं, डरना नहीं है आपको, ठीक है। भारत में जो है नगरीकरण, यानी भारत में नगरों की ओर भागदौड़ क्यों मची हुई है, ऐसा नगर में क्या है कि जाते ही तोड़ के खा लेते हैं, उस नगरों में क्या मिलता है ऐसा? तो नगरों में रोजगार मिलता है भाई, शहरों के अंदर रोजगार मिलता है, शिक्षा मिलती है, चिकित्सा मिलती है, वो सारी अत्याधुनिक ऐसी वाली ठंडी कूलिंग वाली हवा जो है वो शहरों में मिलती है, इसलिए लोग शहरों की तरफ भागा करते हैं। परिवहन मिलता है, संचार मिलता है, ढेर सारी बातें हम करने वाले। स्मार्ट सिटी है ना, प्रत्येक शहर को स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है। भारत की टॉप 100 सिटी को स्मार्ट सिटी में माना गया है, और वह स्मार्ट के नाम पर जो है इतनी अच्छी अच्छी अत्याधुनिक सुविधाएं की जा रही है। स्मार्ट के नाम पर लोगों का मनोरंजन कराया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, शहर को सुंदर बनाया जा रहा है। प्रत्येक शहर में जो है ये इस प्रकार की जो है क्रिएटिविटी या एक्टिविटी की जा रही है जिससे शहर सुंदर लगे, एंट्री होते ऐसा लगे कि हाँ किसी शहर में आए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शहरों को डेवलप किया जा रहा है, वो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसको हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में 2 ही बातें पढ़ने वाले। ये जो मैंने बताया वो तो पूरा चैप्टर के बारे में था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम सबसे पहले बस्ती होती क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, ग्रामीण और नगरीय बस्तियां क्या होती है। एक बार ऑफलाइन बैच के अंदर मैंने टेस्ट लिया बच्चों का, तो मैंने पूछा बस्ती क्या होती है, तो राजस्थान के बच्चे बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, बड़े ही गैदरिंग वाले और बड़े ही सेंसिटिव होते हैं ना, अच्छे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बुरे होते हैं। बच्चे ने लिखा, सर जहाँ रात दिन बास आती रहती हो, बहुत लोग एक ही साथ जो है घुसे पड़े हो, वहाँ जो है एक प्रकार की एक अलग ही स्मेल और बास यानी कि स्मेल, गंदी दुर्गंध आती है, उसे हम बस्ती कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। उसे बस्ती नहीं कहते हैं, हम समझने वाले हैं। गांव और नगर की बस्तियों में क्या फर्क है ये भी हम देखेंगे।
तो हम समझ लेते हैं बस्ती क्या है। बस्ती की अगर बात करें तो बस्ती जो है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल यानी कि इकट्ठा जिनमें मनुष्य रहते हैं। यानी बस्ती का मतलब है, क्या मतलब है भाई बस्ती का? बस्ती का सीधा सा मतलब है कि ऐसा संकुल, कुल यानी परिवार होता है, यहां पे संकुल यानी घरों का समूह लिख देते हैं हम। इसका अर्थ लिख रहा हूं मैं, घरों का समूह क्या कहलाएगा बताओ? संकुल कहलाएगा। ठीक है, घरों का संकुल मतलब घरों का समूह है, एक तरह से समूह अर्थ हो गया उसका। ठीक है, लेकिन अर्थ उसका घर से लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार और आकार के, यानी किसी भी प्रकार का घर हो सकता है, छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, कच्चा हो सकता है, पक्का हो सकता है। तो छोटा और मोटा अगर होता है तो आकार की बात करेंगे, और कच्चा या पक्का है तो प्रकार की बात करेंगे। यानी कि प्रकार की बात में तो हम कच्चा पक्का ये देखेंगे, और आकार की बात के अंदर मकान कितना बड़ा है कितना छोटा है। यानी कि बस्ती का अर्थ है मकान बड़ा या छोटा, मकान कच्चा या पक्का, और परिवार के कितने लोग उसमें रह रहे हैं, वो जो लोगों से मिलकर घर बने हुए हैं उसको हम बस्ती कहते हैं। सर नहीं समझ में आया? नहीं आया तो फिर सुनो अलग तरीके से। ऐसे कच्चे या पक्के मकान जहां काफी लोग मिलकर रहते हो, ढेर सारे घरों का समूह हो, उसको हम बस्ती कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो कॉलोनी कहते हैं। अब समझ में आ गया, उसे कॉलोनी कहा जाता है। बस्ती के प्रकार की अगर बात करें तो लोगों का जो समूह होता है उनसे मिलकर बनती है बस्ती। किससे? बस्ती। लेकिन वहां जितने भी आय के स्रोत होते हैं उन्हें हम संसाधन कह रहे हैं, और जो संसाधन वहां है उन संसाधनों को जिस हिसाब से बांटा गया, आवंटन मतलब बांटा गया, आवंटन का मतलब क्या है? बांटना। और संसाधन का मतलब है जो कुछ भी दुनिया में दिखाई देता है वो सब संसाधन है, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु की अलग अलग जगह और अलग अलग तरह से जरूरत पड़ती है, तो उन्हें हम संसाधन के नाम से पुकारा करते हैं। तो बस्ती में जो भी लोग रहेंगे उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की वस्तु की जरूरत पड़ती रहती है, तो वो जो संसाधन है जो उसे जरूरत पड़ती रहती है उसका बस्ती में बराबर आवंटन होना चाहिए। ये नहीं कि राशन डीलर के पास जो है गेहूं आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को बस्ती में दिए जाएंगे जो एक लेवल की बस्ती है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। एक राशन डीलर के मिलने वाला है, उसके चाचा के भतीजे के फूफे का दादे का पोता लगता है, तो उसको वो ज़्यादा दे देगा और दूसरे वाले को नहीं देगा, ये कतई ही नहीं चलेगा, क्योंकि संसाधन जो है उसका आवंटन बराबर होना चाहिए, ये बस्ती में होना चाहिए। ये एक प्रक्रिया में शामिल बिंदु है। आगे देखिए, बस्ती के आकार प्रकार में भिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। कई बस्ती में 100 घर हो जाते हैं, कई में 50 ही होते हैं, कई में 10 ही होते हैं, कई में 3 ही होते हैं। 3 से ज्यादा होते हैं तभी बस्ती होती है। 2 घरों की कभी भी बस्ती नहीं होती, वो सिर्फ घर होता है। क्या होता है? घर। तो बस्ती में ढेर सारे घर हो सकते हैं, ये चीज हमने देखी है यहाँ पे। बस्ती पल्ली से महानगर तक होती है। पल्ली का मतलब कुछ लोग इसको ढाणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुछ लोग इसको ढाणी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? इसको ढाणी बोल देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे जो है ढाणी बोल देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सीधा सीधा पल्ली बोल देते हैं, और कुछ लोग इसे कबीला बोल देते हैं। ये भील वगैरह जो जनजाति होती है वो इसे कबीला बोला करती है, कबीला। जबकि पल्ली क्या है? 5 से 10 घर का समूह है मोस्टली। अभी मैंने 3 बताया, अब मैं 5 बता रहा हूं, यानी कि 3 से 5 10 के आसपास होना चाहिए, तभी उसको हम पल्ली कहेंगे। महानगर तक हो सकता है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे। एक पल्ली ही धीरे धीरे महानगर का रूप लेती है। पहले 2 घर होते हैं, फिर 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, एक बस्ती बन जाती है। बस्ती से फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते गांव का रूप आ जाता है, गांव से फिर तहसील का रूप आता है, तहसील से फिर जिले का रूप आता है, जिले से फिर जो है जिला बनते ही तो वो शहर अपने आप बन गया, तहसील बनते ही शहर की तरफ डेवलप होने लग गया। तो इस प्रकार बस्तियां जो है महानगरों तक चली जाती है। महा मतलब बड़ा, नगर मतलब शहर, बड़े शहरों की तरफ चली जाती है, बड़े शहर बन जाया करते हैं बस्तियों के भी। महा का मतलब यहाँ क्या है? बड़ा, जैसे महाद्वीप बड़ा द्वीप, महासागर बड़ा सागर। और वैसे ही महा जो होती है, ममता में माँ, वो भी सबसे बड़ी होती है, इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो माँ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, लेकिन याद करने के लिए हम कर सकते हैं। बस्ती का आकार, बस्ती आकार का बदलाव आर्थिक और सामाजिक स्तर पर होता है। बस्ती में या तो अपने समाज के लोग रह रहे हैं, तो आधे समाज के लोग जो है कहीं बाहर रहे तो वो रहना पसंद कहाँ करेंगे? विशेषतः फेस्टिवल पर तो सब एक साथ आ ही जाते हैं। वो बस्ती का जो बदलाव है वो सामाजिक बदलाव है कि एकदम से लोग बढ़ गए क्योंकि अपनी कम्युनिटी के लोग आ गए। आर्थिक
यानी कि आर्थिक के लिए बाहर जाते हैं और आर्थिक में अपनी बस्ती में अगर व्यवसाय होते हैं तो पहली प्रायोरिटी लोग अपनी ही बस्ती को देते हैं कि वहां अगर उन्हें रोजगार मिल जाए आर्थिक रूप से तो वो बदलाव करना नहीं चाहेंगे और सामाजिक रूप से वो वहीं रहना पसंद करेंगे। ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये बस्ती का आकार बदलाव पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस्ती बड़ी व्यापक और संकुचित हो सकती है। व्यापक का मतलब बड़ी, बस्ती जो है बहुत बड़ी हो सकती है। बस्ती कैसी हो सकती है? बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत ज्यादा लोग उसमें आ सकते हैं, तब तक उसको बस्ती कहेंगे जब तक वो गांव या नगर नहीं बन जाता। ये बात समझ में आ रही है आपके? व्यापक तो हम समझ गए। संकुचित का मतलब होता है छोटा, छोटी बस्ती। यहां संकुचित किसके लिए प्रयोग हुआ है? छोटी बस्ती के लिए। किसके प्रयोग हुआ है? छोटी बस्ती के लिए। ठीक है, यहां व्यापक किसके लिए? बड़ी बस्ती के लिए, बड़ी बस्ती। तो ये दोनों शब्द इसलिए प्रयोग हुए हैं, बस्ती या तो छोटी होगी या बड़ी होगी, दोनों हो सकती है। प्राथमिक क्रिया बस्ती गांव में होती है। भाई सीधी सी बात है कि हमने कई बार पढ़ा है कि 3 व्यवसाय होते हैं। कितने व्यवसाय होते हैं? 3 व्यवसाय होते हैं। एक होता है प्राथमिक व्यवसाय, यानी कि यहां सिर्फ हम प्राथमिक व्यवसाय की बात करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय जो होता है, जिसको व्यवसाय को व्यवसाय नहीं कहकर आप क्रिया या सेक्टर भी कह सकते हो। इस व्यवसाय की खास बात क्या है? इसमें लोग लकड़ी काटते हैं। क्या काटते हैं भाई? या तो लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काटना इसका रूप है, या फिर लोग जो है इसमें मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ना इसका रूप है, मछली पकड़ना। ठीक है, या फिर लोग यहाँ आखेट मतलब शिकार, जिस पे आज तो प्रतिबंध है, आखेट करते हैं। या फिर लोग यहाँ कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं। या फिर लोग यहाँ संग्रहण करते हैं, फल और फूलों को इकट्ठा करते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से खेतीबाड़ी वाले, पशुपालन वाले सारे काम जो है वो प्राथमिक व्यवसाय में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या इनमें से कोई भी काम आपको शहर में होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ये गांव में होता है, इसलिए प्राथमिक क्रिया कहाँ होगी? गांव में होगी। अब जैसे हम द्वितीय क्रिया की बात करेंगे तो वो पूरी नगरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगरों से। और आगे हम एक सारणी पढ़ने वाले हैं जिसमें इसको और डिटेल से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, ये जो है बड़ी शानदार सारणी है और आपके बहुत ज्यादा इंडेक्स जो हम देखने वाले हैं बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बस्तियों को लेकर ग्रामीण और नगरीय जो बस्तियां हैं उसका एग्जाम में 100 में से 100% सवाल पूछा जाता है। कि 100 में से 100 इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पूरा लेसन इस पे टिका हुआ है, इसलिए ये सवाल 100 में से 100% आएगा। आपको अच्छे से समझना है। यहाँ जो सारणी बना रहे हैं इसी प्रकार से 3-4 स्लाइड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए पॉइंट हम पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है हमें क्या बताने वाले हैं? यहाँ तो हम देखेंगे कि अंतर किस चीज का है। जैसे बस्ती में व्यवसाय को लेकर क्या अंतर है, गांव में कैसा व्यवसाय चलता है और शहर में कैसा व्यवसाय चलता है, इसमें हम ये बात करेंगे। आकार वाली में हम देखेंगे कि गांव वाली बस्ती बड़ी होती है या शहर वाली बड़ी होती है। ऐसे ही हम सारी चीजें रोजगार को भी देखेंगे, वो लोग क्या करते हैं, क्या सुविधाएं होती है, सारी चीजों को देखते हैं। तो यहाँ तो अंतर किस चीज का? इन दोनों में व्यवसाय का अंतर है। यहाँ पे अंतर किस चीज का है? ये जो अंतर है यहाँ इन दोनों में पढ़ेंगे तो आकार का अंतर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक को समझते हैं। अंतर के आधार पर अगर व्यवसाय के आधार पर हम देखें, किसके आधार पर देखें? व्यवसाय के आधार पर अगर हम देखें तो जो बस्तियां होती हैं, क्या होती है? बस्तियां जो होती हैं वो ग्रामीण और नगरीय दो आकार के आधार पर होने के बाद व्यवसाय पर चर्चा हम कर रहे हैं। व्यवसाय में जो गांव में लोग रहते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। कैसा व्यवसाय करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। जबकि शहर के लोग जो होते हैं वो या तो द्वितीयक व्यवसाय करते हैं या फिर तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न होते हैं, यानी इन व्यवसायों में लगे रहते हैं। कैसे सर, कैसे लग जाएंगे? देखो, प्राथमिक व्यवसाय में ये दोनों कंपैरिजन अगर हम करें तो इसको बहुत डिटेल से मैं पहले बता चुका हूं कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय की एक सारणी थी जो हमारी उस बुक में थी, उसमें हमने पढ़ा। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि नगर और शहर की बात जब हम कर रहे हैं तो व्यवसाय यानी काम के आधार पर इनमें क्या फर्क होता है। गांव में जो व्यक्ति रहेगा, अभी पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की थी कि वो खेती करेगा, वो पशुपालन करेगा, वो मछलियां पकड़ेगा, वो तालाब के पास जाएगा, नहाएगा, घूम फिर के पशुपालन और खेती करते हुए शाम को लकड़ी काट के लेके आएगा। उसके बाद जो है फल और फूल जो है तोड़ के लाएगा। ये उसकी दिनचर्या होती है गांव में जितने भी लोग होते हैं।
गांव में ये दिनचर्या होती है। आप में से कोई गांव में है तो इस बात को जानता है, या फिर गांव में कभी गए हो, तो क्या काम रहता है? मुख्य व्यवसाय कृषि, और कृषि के साथ ही चला करता है पशुपालन। लेकिन कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, उसका अगर उद्योग जो है उद्योग व्यवसाय शुरू होता है खेती से, क्योंकि जैसे कि किसी खेत के अंदर तिल हुए तो तिल से तेल निकाला जाएगा, तो कहाँ निकाला जाएगा? उद्योग में निकाला जाएगा। जैसे कि गुलाब के जो फूल होते हैं उनसे गुलकंद बनाया जाता है, आप नहीं जानते तो पान जब खाते हैं तो उसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है, तो थोड़ा ठोस फॉर्म में भी होता है, तो च्यवनप्राश च्यवनप्राश की तरह होता है, तो वो जो होता है गुलकंद होता है, नज़र के लिए ठीक होता है। तो वो जो गुलाब के फूलों से बनता है तो उसका कारखाना शहर में होगा तो नगर में होगा। यानी कि जो उद्योग में बता रहा हूँ बार बार, अगर उद्योग से संबंधित कोई काम हो रहा है वो द्वितीयक व्यवसाय है, और वो शहर में होता है, गांव में बड़े उद्योग कतई ही नहीं होते हैं। इसलिए प्राथमिक व्यवसाय जो है वो हमेशा पल्ली और छोटी गांव की जो बस्तियां होगी, जिन्हें हम ग्रामीण बस्तियां कहेंगे, उनमें होगा, जबकि उद्योग व्यवसाय सारा किस में होगा? नगरीय बस्तियों में। इसके बाद हम बात करें तृतीयक व्यवसाय की। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने वाले जो व्यापारी लोग होते हैं, कौन होते हैं? व्यापारी लोग जो होते हैं वो किस में आते हैं? यानी व्यापार जो होता है, व्यापार वो किस में आता है? तृतीयक व्यवसाय में, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाया जाता है, वो पूरा तृतीयक व्यवसाय है। और ये बिजनेस मोस्टली जो है तृतीयक व्यवसाय में आता है और शहर में देखने को मिलता है। इसके अलावा तृतीयक व्यवसाय में आता है आपका परिवहन, यानी एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ऑटो वगैरह ज्यादा अगर परिवहन यानी कि जो साधन होते हैं जिन पे लोड होके सामान व्यक्ति सब कुछ जाया करता है वो ज़्यादा शहर में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा संचार की अच्छी सुविधाएं अगर कहीं होती है तो वो भी कहाँ होती है? शहर के अंदर होती है। उसके अलावा जो है सेवा सेक्टर जो होता है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, चिकित्सक जो होता है वो परामर्श, डॉक्टर जो है परामर्श देता है, ट्रीटमेंट देता है, ये सारे व्यवसाय तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। चतुर्थ व्यवसाय में आईबी के चीफ वगैरह, बड़े जज वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो ये बड़े बड़े काम जितने भी है कहाँ हैं? नगर में। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, यानी व्यवसाय काम के आधार पर गांव की बस्ती में तो प्राथमिक व्यवसाय होता है, मतलब खेती बाड़ी होती है, और शहर के अंदर देखें तो डॉक्टर है, वकील है, परिवहन है, संचार है। उसके बाद हम द्वितीय की तरफ चले, तीसरा बताया मैंने जो तृतीयक व्यवसाय, द्वितीय की ओर चले तो उद्योग है, ये सब मिक्स में आ जाते हैं। यहाँ आपको बांटने की कतई जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको बांटा है। यानी प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक व्यवसाय गांव में होगा, बाकी जितने भी व्यवसाय होते हैं वो सारे शहरों के अंदर होंगे, महानगरों के अंदर होंगे। यानी ग्रामीण में सिर्फ आपको प्राथमिक व्यवसाय याद रखना है, और प्राथमिक व्यवसाय वो व्यवसाय है जो मानव ने सबसे पहले शुरू किया, बस इतना याद रह जाएगा। आकार की अगर बात करें तो गांव की बस्ती का आकार कैसे होगा और नगर की बस्ती का आकार कैसे होगा? गांव की बस्ती की अगर बात करें तो आकार की दृष्टि से ये जो बस्ती होगी ये आप सब जानते हैं छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी होगी। ये बस्तियां छोटी होती है, इनमें घरों की संख्या कम होती है, 5 से 10 या आप 3 से 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अभी अशोक देवासी पाली से कमेंट करेगा, सर कभी 3 से 10 बताते हो, कभी 5 से 10 बताते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घरों से ज़्यादा होना चाहिए। कितने घरों से? तो ही उसे पली कहेंगे। तो गांव तो 5 से 10 नहीं होता, ये तो अगर हम ग्रामीण बस्ती में ले लेते हैं तो 10 से ऊपर भी कितना ही जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना होना चाहिए। जो है ये बस्तियां छोटी होती है, इनमें घरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। शहर में घरों की संख्या कैसी होगी? अब क्या समझाने की जरूरत है, ये बस्तियां बड़ी होती है, कुछ नगर तो विशाल क्षेत्र में विस्तृत होते हैं और हजारों लाखों लोग रहते हैं। टी 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 बजाते रहो, जो है बाइक चलाते रहो, कार चलाते रहो, बाइक चला रहे तो टी टी कराते रहो, और गाड़ी चला रहे तो इस तरह से जो आवाजें हैं सायरन की वो लगाते रहो, और ट्रैफिक में झोले खाते रहो। ये शहर का आकार है। किसका आकार है? शहर का। गांव में व्यवसाय प्राथमिक, शहर में व्यवसाय द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। समझ गए मेरी बात को? आकार की अगर बात करें तो गांव की बस्तियां छोटी 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 बिल्कुल, है ना, और शहर की बस्तियां बड़ी बड़ी। दोनों पॉइंट हमें समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट देखिए आपके सामने है, ठीक है, स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ, तीसरे में अगर बात करें तो कुल जनसंख्या इन बस्तियों में तो कम होगी, गांव में तो लोग कम ही है, आकार ही छोटा था तो लोग ही कम ही है, उसमें ज्यादा होंगे। कितने होंगे ये जरूरी याद रखना है, कम से कम 5000 लोग होना चाहिए। देखो गांव की कोई सीमित नहीं है, 20-25 घरों का भी गांव बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आजकल ये ट्रेंड में है। क्या ट्रेंड में है?
आजकल ट्रेंड में जो है वो है कि गांव बनाना। हाँ, आप सोच रहे थे सर बताएंगे सीमा और सचिन की कहानी, है ना। भारत में रह रही है, कुछ लोग उसे जासूस बता रहे हैं, उसके पीछे पूरी जांच बैठी हुई है, अपने पति हैदर को छोड़ के यहाँ तक आ गई। ये भारत की मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित है, और हमारी मीडिया वैसे ही पूरे विश्व में 126वें स्थान पे। उनसे क्या एक्सेप्ट करे, वो विष कन्या आती है माइक लेके और बताती है ऐसे ऐसे मुद्दे जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। सारे मीडिया पे आप जाके देखेंगे कि चंद्रयान को हम भूल चुके हैं, जो बेचारा चंद्रमा की ओर जा रहा है, 1.5 महीने में पहुंचने वाला है। हम सीमा हैदर की कहानी, रेशमी रुमाल, रील्स, ये सब कुछ करने में लगे हैं। नॉलेज की चीज़ें कौन देखता है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब का अच्छे से फायदा उठाओ। यूट्यूब समय खराब करता है अगर आप गलत चीज़ों को देखा करते हैं। सही समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे से लेक्चर देखिए, अच्छी सी मोटिवेशनल स्पीच देखिए, है ना, और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये साल बहुत कीमती हैं, आप सब जानते हैं। हर जगह परसेंटेज मांगे जाते हैं आजकल। कॉलेज में आधे बच्चों को ये नहीं पता, जब वो कॉलेज जाएंगे वहाँ भी जो मेरिट छूटा करती है फर्स्ट ईयर में, जब आप कॉलेज में जाएंगे वो भी परसेंटेज बेस पे छूटा करती है। और अधिकतर स्कूल के जो टीचर होते हैं यही बात बच्चों को नहीं बता पाते हैं। पढ़ाने का समय तो और अलग बात है। सारे ऐसे नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं, ये सच है। सारे ऐसे नहीं होते हैं जो बच्चों को कुछ भी नहीं समझाते पूरी साल आगे के करियर को लेके। तो करियर के बारे में कंसल्ट अध्यापक को करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि बच्चा जो है आगे जाके किस में रुचि पैदा उसकी हो। ये बात अगर बच्चे को पूरी साल पता नहीं चलती है कि परसेंटेज से कॉलेज में मेरिट छूटती है, तो वो फिर एकदम से डिप्रेशन में आता है कि यार मैं पहले पढ़ लेता। तो आपको मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज से मेरिट छूटा करती है कॉलेजों में। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हो गए, सीटें फिक्स होती है। जैसे मान लो किसी कॉलेज के अंदर 500 सीट है, तो उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले हैं उनसे। जैसे 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा तो 1000 में से 5 से जिसके अच्छे परसेंटेज है उसी को लिया जाएगा। तो ये बातें हम करेंगे कभी एक विशेष लेक्चर के साथ, जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम आसपास आ जाएगा, जब मैं आपको एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ हम लाइव चर्चा करेंगे। उसमें बताओ कमेंट बॉक्स में लाइव चर्चा की जाए या नहीं की जाए, ठीक है। जल्दी हम जो है अगले संडे को लाइव वार्ता कर रहे हैं आपसे, जिसमें आप लोग जरूर जुड़ेंगे, ऐसा वादा करो, ठीक है। कुल जनसंख्या, इन बस्तियों में कम ही लोग रहते हैं। इन बस्तियों में क्या है, कम ही लोग रहते हैं। किसमें, ये जो ग्रामीण बस्तियां होती है इसमें तो 5000 से ज्यादा रहते, कितने भी रह सकते हैं। हमने देखा 1 किलोमीटर में जो है 13-13 हजार लोग रह रहे थे दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में। वो जनगणना हमने पढ़ा था, जनगणना भी आ गया। जनगणना का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, समझा ही देता हूँ इसको मैं, है ना, क्योंकि सर वो तो हमने दूसरी किताब में पढ़ा था, हमने तो अभी पढ़ना शुरू किया। राजस्थान वाले तो हम लेट आए हैं, झारखंड वाले पहले आ गए, बिहार वालों का कुछ अता पता नहीं है अभी, यूपी वाले अभी पढ़ना शुरू ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं है, एमपी वाले बहुत अच्छे पढ़ते हैं, सारे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। जनगणना की अगर बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में, ध्यान से सुने, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जन यानी लोगों का घनत्व कहा जाता है, यानी बसावट। समझ गए, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, यही जनगणना कहलाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर किलोमीटर के लोगों को देखा जाए, पूरी जो टोटल जनसंख्या होती है किसी क्षेत्र की, उसके अंदर भाग लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का। टोटल जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल का भाग जब लगाते हैं तो एक औसत अंक आ जाता है, उसे हम जनगणना कहते हैं। और परिभाषा होती है प्रति वर्ग किलोमीटर के लोगों की संख्या को जनगणना कहा जाता है। अरे मैं तो भूल ही गया, ये तो मैंने इसी किताब में पढ़ा पहले चैप्टर में, है ना, मुझे याद रह गया क्योंकि ये उसी किताब में जो हमारी मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र उसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। जनगणना, इन बस्तियों का जनगणना काफी कम होता है, आराम से खुला पड़ा है, कहीं भी रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से जहां बसना चाहे आराम से पैर पसार के सोए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब खाट यूं होती है, खाट 4-5 यूं बना के और उस पर आड़े लेट जाओ आप, इतनी जगह होती है, मतलब जितनी खेत के अंदर जाके सो जाओ। क्योंकि ये तो गाँव में होती है, तो जनगणना की समस्या होगी क्या, कतई ही नहीं होगी, बिल्कुल भी, है ना। कोई इसको गलत कर दिया, सच बता रहे हैं, गोली मार देंगे हम, गलत करके नहीं आ रहा है। जनगणना क्या है, जनगणना का मतलब है कि वास्तव में वहां लोग कितने रह रहे हैं, तो इनमें कम रह रहे हैं। इन बस्तियों का जनगणना काफी अधिक होता है। किनका, नगरीय बस्तियों का अधिक ही होगा, 5000 तो पहले ही लिख रखा है, होगा कि नहीं होगा, कई शहरों का तो बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है, ये दोनों समझ गए। कुल जनसंख्या इनमें कम होगी, जनघनत्व भी इनमें कम होगा, इनमें तो सब कुछ ही कम होता है। आप ये ध्यान रखें, एक दो चीजों को छोड़ के। नगरीय बस्तियों में जो है वो लोग ज्यादा होंगे तो जनघनत्व ज्यादा होगा। आगे देखिए इस बात को, और आगे हमारे पास 5वां पॉइंट, जनसंख्या पालन की क्षमता। ये बस्तियां बड़ी संख्या का पालन नहीं कर सकती है, ये बस्तियां रोजगार अधिकार अधिक अवसर प्रदान करती है, ये बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण कर सकती है। ये क्या है, कुछ समझ में आया? गांव में जो है ज्यादा लोग नहीं पाले जा सकते। कैसे? आप कहेंगे सर अनाज ही वही होता है, लोग पल क्यों नहीं सकते? इनका कहने का थोड़ा तरीका अलग है, इनका कहने का तरीका अलग है। कैसे? गांव में लोग पल सकते हैं पेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? खाना तो उसको मिल जाएगा, लेकिन व्यक्ति को खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको आत्मसम्मान जब लगता है जब उसको रोजगार मिलता है। अब आपके समझ में आ गई कहानी कि रोजगार गांव में कम होता है और रोजगार शहरों में ज्यादा होता है। इसीलिए यहां लिखा है जनसंख्या पालन की क्षमता। यहां अगर रोजगार कम है, क्या कम है? यहां पे रोजगार कम है, यहां पे रोजगार कम है क्योंकि यहां तो सिर्फ प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर का व्यवसाय होता है, जबकि इस क्षेत्र में रोजगार क्या है? ज्यादा है यहां पे रोजगार, क्योंकि यहां पे सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ सारे सेक्टर यहां पे, तो वहां ज्यादा रोजगार मिलता है, इस जगह ज्यादा रोजगार मिलता है। ठीक है, ये समझ गए हम। इसीलिए लिखा है ये बस्तियां बड़ी जनसंख्या का पालन नहीं कर सकती है, ये बस्तियां रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करती है, ये बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण कर सकती है क्योंकि रोजगार है उनके पास, इनके पास नहीं है। इसमें देखिए 6 वाले पॉइंट में आधुनिक सुविधाएं, क्या पढ़ रहे हैं हम? आधुनिक सुविधाएं, यानी इसमें बहुत ज्यादा आधुनिक सुविधाएं होती नहीं। इसमें क्या आधुनिक सुविधाएं हम पढ़ रहे हैं? गांव में आधुनिक सुविधाएं जो है वो कम होगी। भाई गांव में हर घर में ऐसी होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ऐसी नहीं होती, आजकल गांव वाले भी लेके आगे। गांव में हर घर में सुविधाएं नहीं होती है, हर घर में आज तक टीवी नहीं है, और शहर में हर व्यक्ति के पास लैपटॉप है। गांव में लैपटॉप लेके करेगा क्या, मुझे बताओ? ई मित्र भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो लैपटॉप प्रत्येक व्यक्ति रख के क्या करेगा? इतना कोई काम ही नहीं है। ये तो है नहीं कि बैल कहाँ चल रहे हैं सीसीटीवी लगा के खेत में चेक कर लो। इतना भारत अभी मॉडर्न नहीं हुआ है लाडले, बहुत जल्दी हम मॉडर्न होने वाले हैं। गाँव में भी खेजड़ी के ऊपर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। ऐसा प्लान कब बनेगा? जब कोई अच्छा पीएम बनेगा। ऐसा पीएम नहीं बनाना जो खेजड़ी पे सीसीटीवी लगा दे, है ना? तो गांव कम डेवलप है, मेरे कहने का मतलब, इसलिए वहां सुविधाएं कम है। इसलिए देखो ग्रामीण बस्तियों में टेलीफोन, अस्पताल, बिजली सुविधाएं बहुत कम होती है। जब मैं 8th क्लास में पढ़ा करता था उस समय हमारे गांव में डिब्बे वाला फोन आया पहली बार। अब आप कहेंगे सर डिब्बे वाला फोन क्या है? उसके अंदर 1 रुपया डालते थे, 1 मिनट बात होती थी। मुझे शौक था इस चीज का, हर बच्चे को था। स्कूल से जैसे ही छुट्टी होती मैं क्या करता था, मेरे बड़े वाले मामा जी को फोन 2-3 रुपए रोज घर से लाता था, और जैसे इकट्ठे होते 3-4 दिन में 10 मिनट बात करता था मामा जी से। वो टी टी की आवाज जैसे बोलती 1 रुपया और डाल देते, फिर कंटिन्यू, क्योंकि मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो उसी से बात किया करते थे। तो शहर अब तो गांव जो है डेवलप होने लग गए, शहरों की बराबरी तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाएं काफी हद तक आने लग गई, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। टेलीफोन, अस्पताल भी बहुत कम होते हैं। बिजली जैसी सुविधा कभी कभी तो 12-12, 15-15 घंटे तक बिजलियां नहीं आती। लोग जो है एक पंखी नुमा यूं बना रखे होते हैं, उसे हवा डाल रहे होते हैं एक दूसरे के, है ना? मनोरंजन के साधन टीवी है ही नहीं, एक दूसरे के सिर में से जू निकाली जाती है ना? इस प्रकार से खेला जाता है। टांग के नीचे से लकड़ी फेंक के एक जना दौड़ता है, उसको लेके आता है। इस प्रकार का गांव में मनोरंजन का साधन होता है। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से भारत के गांव अभी बहुत दूर है, लेकिन डेवलप हो रहे हैं, जबकि शहरों में ये सुविधाएं यहाँ खूब होती है, ढेर सारी सुविधाएं यहाँ पे होती हैं। सामाजिक संबंध, यानी समाज कैसा होता है? गांव के लोगों का बाहर आना जाना कम होता है, उनके आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं, प्राय सभी एक दूसरे को जानते हैं तथा दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। गांव की यही बात अच्छी है, भारत गांव में बसता है इसलिए भारत अच्छा है। गांव में एक व्यक्ति को दिक्कत आ जाए ना, तो मतलब सारा गांव खड़ा हो जाता है, पूरा गांव उसकी। गांव में आप जब भी देखेंगे तो ये देखेंगे गांव में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं होता, टेंशन में नहीं होता। गांव में 99% ये होता है, कोई 1-2 की बात में करता नहीं। शहर में जो है 30% लोग डिप्रेशन का शिकार, डिप्रेशन में जी रहे होते हैं, कभी रोजगार को लेके, कभी बिजनेस को लेके। जितना पैसा उतनी टेंशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? गांव में जैसे कि मान लो, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। गांव में किसी बुजुर्ग की डेथ भी हो गई, तो बेटा जो मतलब शोक मना रहा है, उसको पता ही नहीं है सारी व्यवस्थाएं जो है
कुटुंब, परिवार और लोग मिलकर करते हैं। शहर में पड़ोसी खत्म हो गया, पड़ोसी को पता ही नहीं है, पड़ोसी जाके देखा ही नहीं उसने कि यहाँ क्यों रो रहे हैं लोग। ये वास्तव में शहरों की हकीकत है और जो मैंने करीब से देखी है। क्यों? क्योंकि मैं गांव से हूं और मैंने गांव से जब इस शहर में, जिस शहर में मैं गया तो मैंने वहां का माहौल देखा। ये गलती शहरों की नहीं है, सबका रूटीन ऐसे बना हुआ है, सबका शेड्यूल ऐसे बना हुआ है। क्योंकि गांव में लोग बचपन से कनेक्ट होते हैं, अपनी यादों से कनेक्ट होते हैं, अपने रिवाज संस्कृति से कनेक्ट होते हैं और वहां का कल्चर सेम रहा करता है। अधिकतर एक दूसरे के रीति रिवाज में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, जरतुर सब शामिल हुआ करते हैं। जबकि शहर में यह चीज तो है कि शामिल हुआ करते हैं, लेकिन मैं शहर में, आज किसी शहर में आया, कल दूसरे शहर में जाता हूं तो वहां की कम्युनिटी से, उस सोसाइटी से मिलने और जुलने में, मेरा समझने में समय काफी लग जाता है, जब तक शहर बदल लिए जाते हैं। इसलिए जो सामाजिक संबंध होते हैं, आप हमेशा याद रखें, गांव में अच्छे होते हैं। नगर में रहने वालों का जीवन उतना सामाजिक संबंधों से परिपूर्ण नहीं होता है। गांव के लोगों को बाहर आना जाना कम होता है, उनके आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। नगर में रहने वालों का जीवन बड़ा ही जटिल होता है, यहाँ आपसी संबंध केवल औपचारिक होते हैं। भाई साहब बर्थडे का केक काट रहे हैं, शाम को थोड़ी देर के लिए आए, 5 मिनट पिक विक गिफ्ट दिया, रवाना। औपचारिक होते हैं, बस फॉर्मेलिटीज के तौर पे, बस यही दिखावा किया जाता है शहरों में। बताओ गांव अच्छे हैं या शहर अच्छे? गांव हमेशा ही अच्छे, लेकिन गांव में सुविधाओं की कमी है, इसलिए लोगों को शहर की तरफ भागना पड़ता है। ये क्या पढ़ा है हमने? ये बहुत प्यारी चीज हमने पढ़ी है। अब इनके बारे में छोटी छोटी चीजें देखेंगे। ग्रामीण बस्तियों के बारे में, ये तो हमने अंतर देखा गांव में और शहर में, व्यवसाय को लेके, आकार को लेके, सामाजिक संबंधों को लेके, संसाधनों को लेके, सारी चीजों को लेके, सुविधाओं को लेके। ये देखो ग्रामीण बस्ती इस प्रकार से। ग्रामीण बस्ती के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। यानी ग्रामीण जो बस्तियां होती है विभिन्न प्रकार की होती है। एक तो इनके अंतर्गत, एक तो भौतिक लक्षण देखेंगे हम, दूसरा सांस्कृतिक कारक और मानवीय कारक देखेंगे, और एक सुरक्षा संबंधी कारक देखेंगे। ठीक है ना? इन चीजों को हम समझेंगे। गांव की बस्तियों में ये 3 कारक देखने को मिलते हैं। क्या है ये 3 कारक? एक एक को समझते हैं। भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। गांव में जो भूभाग है वो जमीन के लायक होना चाहिए, ऊंचाई और जलवायु और जल की उपलब्धता आदि को गांव की भौतिक लक्षण में देखा करते हैं। यानी भौतिक लक्षण में गांव का फिजिकल पार्ट देखा जाता है कि गांव के पास गांव किस आकृति में बसा हुआ है, गांव में क्या रोजगार के साधन है, आदि चीजों को देखा जाता है। क्या गांव की जलवायु है, बाढ़ आती है कि नहीं आती है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, आदि देखा जाता है। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक में समाज वहां का कैसा है, वहां की जातियां कैसी है, वहां किस धर्म के लोग रहते हैं, ये सब कुछ देखा जाता है कि वहाँ धर्म में हिंदू ज़्यादा है या मुस्लिम ज़्यादा है। हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में 967 मिलियन क्या है? हिंदू है, जबकि लगभग 177 मिलियन के आसपास मुस्लिम है। उसके बाद 27, 28, 24 ऐसे करके सारे धर्म आ जाते हैं। तो गांव में इनका कितना प्रतिशत है? ये सांस्कृतिक और मानव जातीय कारकों में हम देखते हैं। पहला, इसमें समाज की संरचना को देखा जाता है। सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियां और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा संबंधी, गाँव के अंदर चोरियां जो है वो हुआ करती है, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन समाज के लोग, गांव के लोग जागरूक हुआ करते हैं, चोर को दबोच लेते हैं, वहाँ पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में पुलिस तो पहुंचती है 2 घंटे बाद, शहर में कॉल किया तुरंत आ जाती है, क्योंकि आसपास ही रहते हैं। गांव में 20-25 गाँव का एक थाना होता है और उस थाने से पुलिस आती है, जब तक तो चोर की बढ़िया मालिश कर देते हैं, है ना। सुरक्षा संबंधी कारक में ये आता है। आगे देखिए, व्रत यानी बड़े तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों में रखा जाता है। यानी भारत की जो बस्तियां हैं उनको 4 रूपों में देखा जाता है। एक तो गुच्छित, हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। गुच्छित यानी ज्यादा, संकुलित और आकेंद्रित, ठीक है। अर्ध गुच्छित यानी आदि गुच्छित होती है, विखंडित होती है यानी बिखरी हुई रहती है। पल्लीकृत यानी ढाणी रूप में, परिशिष्ट अथवा एकांकी यानी अकेला। यानी कि थोड़ा थोड़ा बता दूं कि ये तो 1 या 2 घर होते हैं। पल्लीकृत के अंदर जो है घरों की संख्या लगभग 10 से 15 के बीच होती है, और अर्धगुच्छित जो होती है, कुछ 10 घर यहाँ आ गए, थोड़ा सा दूर गए 10 यहाँ आ गए, थोड़ा सा दूर गए 10 यहाँ आ गए, फिर 10 यहाँ आ गए, फिर 10 यहाँ आ गए। गुच्छित का मतलब होता है कि सारे गांव जो है आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, टच को हो रखे हैं, लेकिन उसको नगर नहीं कहेंगे। ये जो व्रत पैमाने पर बस्तियों के प्रकार है, गांव की जो बस्तियां है। तो हमने ये हमारा सेकंड जो चैप्टर था उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर हमने अच्छे से जाना, समझा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा
इसमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे प्यारी लगी। और अगला जो लेक्चर है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।